नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन SW में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक टॉपिक लेके चले थे हम त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त के रूप में। तो आज का हमारा जो तीसरी क्लास है पार्ट 3 वो है त्रिभुज के ऊपर, और त्रिभुज में पहला टॉपिक है माध्यिका। तो दोस्तों, वीडियो को आगे चलने से पहले आपको बता दूंगा, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो जिस किसी को भी टॉपिक नहीं आता हो वो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों, देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं माध्यिका। माध्यिका हमारे पास क्या होती है? देखो, नाम से पता चल रहा है मध्यिका मतलब मध्य नाम आ रहा है इसमें। तो कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी हमारे पास कोई त्रिभुज है। आपको परिभाषा के रूप में समझा दूं और वैसे सिंपल समझा दूं तो एक ही है कि किसी भी कोई भी बिंदु के शीर्ष से, जैसे ए है, ए बिंदु के शीर्ष से किसी त्रिभुज के शीर्ष से कोई उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाया जाता है। जैसे बीसी की भुजा के मध्य बिंदु से हमने मिला दिया, ये मध्य बिंदु हो गया डी, इसको मध्य बिंदु दे दिया, तो इससे मिला दिया, तो ये हमारी हो गई बीसी माध्यिका। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनको दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटती, तो ये माध्यिका होगी। ए बी सी त्रिभुज की माध्यिका हमारे पास ए डी है। परिभाषा हमारे पास क्या होगी? किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, उसके मध्य बिंदु पर मिलाने पर जो हमें भुजा, जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका कहते हैं, माध्यिका हम कहते हैं। अब देखो, हमारे पास ये क्या है कि माध्यिका है, और माध्यिका हम ये त्रिभुज जो हमारा ए बी सी त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। क्यों कर देगी आपको ये बता दो। देखो, हमारे पास क्या है कि ये जो भुजा है, दो भुजा बराबर होगी, सर्वांग क्षमता का नियम भी लगा देंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये दो भुजा बराबर होगी, एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई, और दो भुजा बराबर हैं त्रिभुज में, तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये कोण भी हमारे पास बराबर होंगे, तो सर्वांग क्षमता के नियम से भी हम कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो त्रिभुज होगा, ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। मतलब जो ये माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसका क्षेत्रफल जो हमारे पास वो आधा आधा हो जाता है, मतलब दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास देखो, ये तो थी हमारे पास ए शीर्ष से खींची गई। अब है देखो, बी शीर्ष से खींची गई, तो ये हमारे पास इधर से आ गई, ये बी शीर्ष से, इसको नाम दे दिया ई। अब हमारे पास सी शीर्ष से आ गई, ये आ गई हमारे पास से एफ। तो देखो, ये जो हमारे पास ये तीनों माध्यिका जो मिल रही है, इसको हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक हम इसे कहते हैं। देखो, इसको पहले हमने उसको अंतःकेंद्री भी बोला था, इस जो उसमें क्या था कि वो थी। अब हमारे पास ये माध्यिका है, पहले कोण समद्विभाजक की रेखा थी, अब ये हमारे पास माध्यिका, मतलब जो तीनों माध्यिका, तीनों शीर्ष के जो माध्यिका होती है वो आपस में जहां पर काटती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं, या फिर हम कहते हैं इसे गुरुत्व केंद्र, हम इसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। हम इसे दूसरा नाम इसे गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, केंद्रक भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखो, हमारे पास जैसे कि एक माध्यिका जो हमारे पास थी वो 1/2 के रूप में हम डिवाइड करते थे क्षेत्रफल को। अब देखो, हमारे पास कितने टुकड़े हो गए एक त्रिभुज के? 1 2 3 4 5 6। तो कैसे, कितने टुकड़े हुए? 6। तो मतलब ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, मतलब ये 6 टुकड़े हो गए त्रिभुज के। हम इसे इस प्रकार से, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 6 टुकड़े हो जाएंगे। एक तो देखो, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और अब हम निकालेंगे। देखो, एक तो इस त्रिभुज का, एक इस त्रिभुज का, इसका मतलब 6 त्रिभुजों का जोड़ करेंगे, तब एक साथ हमारे पास इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास एक और त्रिभुज है ए बी सी, जैसे कि हमने बताया था। अब ये ए डी ये बीसी की माध्यिका होगी, मतलब इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो अब आपको मैं बता दूं कि मतलब जो ये बीसी की हो गई, ये इसकी हो गई, ये एक जगह केंद्र पर काटती है, होगा एफ, ये ई हमारे पास। तो अब जो ये, इसको नाम दे दिया जी, तो ए जी और जी डी हमारे पास है। ये जो
केंद्रक है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 के रूप में विभाजित करता है। मतलब 2 तो ऊपर रह गया और 1 अनुपात, इस प्रकार से हम इसे विभाजित करता है। अनुपात के रूप, इधर भी 2 रह गए, इधर 1 2, 1 इधर 2 इधर, ये हमारे पास 2:1 के रूप में इसे विभाजित करता है। अब हमारे पास देखो एक केंद्रक है, हमारे पास केंद्रक हमेशा त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। तो 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3 हमारे पास हो गए। तो 1/3 1/3 1/3, मतलब 3 बराबर भागों में इसे बांटता है। और अब हम देखते हैं जो मतलब 10th क्लास तक तो हमारे पास प्रमेय के रूप में आती हैं, बाद में वो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट करनी पड़ती है, मतलब वो फॉर्मूले बन जाते हैं। तो अब देखते हैं वो प्रमेय देखते हैं, थ्योरम देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि पहली जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो क्या है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं उनका जो योग है वो परिमाप से हमारे पास छोटा होता है। जो त्रिभुज के माध्यिकाओं का योग है वो उसके परिमाप से छोटा होता है। अब देखो हमारे पास ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हमारे पास हो गई। अब इसको नाम दे दे जी, इसको डी ई एफ। अब देखो हमारे पास माध्यिका क्या है, हमारे पास बी ई ए डी सी एफ, हमारे पास 3 माध्यिका है ये। और जो परिमाप है वो क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमारे पास ये परिमाप हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये बड़ा है किनसे, माध्यिकाओं के योग से। ए डी प्लस बी ना बी ई प्लस सी एफ इससे बड़ा है, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलो हम इसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं उसका प्रूफ हम देखते हैं, मतलब सत्यापन, हम हिंदी में बताएं तो सत्यापन देखते। तो हमारे पास देखो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो हमारे पास कोई त्रिभुज हो गए, एक शीर्ष से कोई माध्यिका जा रही है, इधर आ गया डी। अब हम आगे मानते हैं, या फिर देखो इसको हम उतना ही बढ़ाते हैं जितना हमारे पास ए डी था, मतलब ए डी, और इधर जितना इसको बढ़ाया है उसको नाम देते हैं जी। तो मतलब ए डी डी जी को उतना ही बढ़ाया है जितना हमारे पास ए डी थे, मतलब ए डी और डी जी दोनों बराबर हो गई। अब मिला देते हैं सी को जी से मिला देते हैं। अब देखो हमारे पास ये और ये बराबर है, बी डी और डी सी बराबर, क्यों, माध्यिका थी, ये आपस में डिवाइड करती तो ये बराबर हो गई। अब ये कोण हमारे पास बराबर है, ये कोण क्यों बराबर है, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, कि मैंने पहले बताया था कि ए डी को हम उतने ही माप में आगे और बढ़ाते हैं कि मतलब ये एडी के बराबर हो जाए, डीजी को बढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास देखो भुजा कोण भुजा नियम हो गया, सर्वांग क्षमता का नियम हो गया। तो हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी डी और जो त्रिभुज है डी जी सी, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है, त्रिभुज जी डी सी, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो हम हमारे पास क्या निकल के आया, जो ए बी है वो जीसी के बराबर होगा, ए बी है वो जीसी के हमारे पास बराबर होगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए जी सी में, त्रिभुज ए जी सी में हम देखते हैं। अब देखो हमारे पास ये था ए जी सी में, देखते हैं तो हमने पहले बताया था जी सी प्लस ए सी, ये बड़ा है ए जी से हमारे पास बड़ा है। क्यों बड़ा है, कि हमने पहले पढ़ा था त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो हमने ये पढ़ा था। और अब देखो जीसी की वैल्यू क्या है, जीसी ए बी के बराबर है, तो ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी बड़ा है ए जी से, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास देखो ए बी प्लस ए सी ए जी से बड़ा है, तो ए जी ये क्या है कि ए डी और डी जी का मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, ए डी का दुगना हो गया हमारे पास, मतलब ए बी प्लस ए सी ये होगा 2
ए डी हमारे पास आ गया। मतलब दो भुजाओं का जो हमारे पास दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी एक माध्यिका के 2 गुना से भी बड़ा होता है। तो अब ये देखो ए डी के लिए था। अब हमारे पास ये दो और बच गई, कौन सी, बी ई, इसे डायरेक्ट आपको बता दूं, बी ई इधर थी और सी, इसको नाम दे सी एफ, उसको लिख खींचो तो खींच दो, एफ ये हमारे पास है। ये देखो हमारे पास आ गई सी एफ। अब देखो इसी प्रकार से हमारे पास होगा बी ए प्लस बी सी, ये होगा 2 बी ई के, मतलब ये दूसरी बात, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे हम। देखो ये क्या है, बी ए, ये दो भुजाओं का था, ये भी दो भुजाओं का है, फर्क इतना है। इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल देंगे। अब हमारी तीसरी जो हमारे पास है सी एफ है, तो देखो हमारे पास क्या है, वो सी ए, कौन सी भुजा है हमारे पास, वो सी बी, मतलब बी सी प्लस ए सी, ये हो गया 2CF समीकरण नंबर 3 से। अब देखो हमारे पास तीनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, तो ए बी 2 बराबर है, ए सी 2 बराबर है और ए बी 2 बराबर है, मतलब बी सी 2 बराबर है। तो ये हो गया 2AB प्लस ए सी प्लस बी सी, ये हमारे पास ये चिन्ह आ गया। और सभी में देखो 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 सभी में कॉमन आ जाएगा, ए डी प्लस बी ई प्लस बी सी एफ, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो तीनों भुजाओं के तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो चलते हैं, देखते हैं अगली प्रमेय। अब अगली हमारी अपोलोनियम प्रमेय। अब क्या है इसमें, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब किसी त्रिभुज ए बी सी में हम उसकी दो भुजाओं का वर्गों का योग प्लस मतलब दो, एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, उन दोनों का योग वो बराबर होता है ए डी। ए डी एक माध्यिका और दूसरी जो अगली ए सिर से हमने जो माध्यिका खींची जो दो भागों में डिवाइड होती है उसकी एक भुजा का स्क्वायर उन दोनों के 2 गुणों के बराबर होता है। अब हम इसे अपोलोनियम प्रमेय कहते हैं। अब इसे हम देखते हैं प्रूफ के आधार पर इसे हम सोल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसकी डी एक माध्यिका है, मतलब ये भुजा और ये भुजा हमारे पास बराबर है बी डी और डी सी। अब हम देखो ए सिर से बी डी भुजा पर कोई लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया, इसे एल नाम दे देते हैं हम। देखो पहले तो अब हम देखो त्रिभुज ए एल सी हमारे पास है। इस त्रिभुज में हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो यह ए सी इज इक्वल आएगा, देखो, और इसको अब देखो हमारे पास ये है ए एल स्क्वायर, ए एल का होल स्क्वायर। तो अब त्रिभुज ए एल डी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। तो हमें मान निकालना है ए एल का, तो ए एल निकालेंगे तो एल डी इधर चला जाएगा, आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर। तो ए एल की जगह हम ये लिख देंगे एल सी का मान क्या है, एल डी प्लस डी सी, ये आ जाएगा एल डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, प्लस ए एल की वैल्यू क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर। अब हम ये स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो एल डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस ना प्लस 2 इंटू एल डी इंटू डी सी प्लस ए डी, ये जो था देखो ये लिख देंगे इसके से एल डी स्क्वायर। अब हम देखो एल डी स्क्वायर से एल डी स्क्वायर काट देंगे, ये क्या आएगा, डी सी स्क्वायर प्लस 2 एल डी डी सी प्लस ए डी स्क्वायर,
डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए डी हमारे पास है, और क्या है कि 2LD DC, 2LD DC हमारे पास। DC किसके बराबर है? BD के भी बराबर है ये हमारे पास। अब हमारे पास देखो क्या बचा है, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ये बचा है, प्लस डी सी स्क्वायर ना प्लस 2 इंटू एल डी इंटू डी सी है हमारे पास बचा है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे इसी हिसाब से त्रिभुज ए बी एल में हम निकालेंगे। ए बी एल में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर इजक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो ए एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एल की वैल्यू हम उसी प्रकार से लिख देंगे, ए डी स्क्वायर माइनस एल डी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। और बी एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी एल की वैल्यू जो क्या है हमारे पास, बी डी में से एल डी घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या होगी बी एल की वैल्यू हमारे पास, बी एल की वैल्यू हो गई बी डी को स्क्वायर ना बी डी माइनस डी एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास था ही, और समीकरण नंबर 2 किस प्रकार से लिखेंगे, ए एल की जगह तो हमारे पास आ गया ए डी स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर, और वो खोल देंगे प्लस हमारे पास बी एल की वैल्यू क्या थी, बी डी का होल स्क्वायर, इसको हम एक मिनट क्लियर, बी डी का होल स्क्वायर प्लस डी एल का होल स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू डी एल, ये हमारे पास आ गया। इसमें कट क्या रहा है एल डी बी डी। देखो एल डी किसके बराबर है हमारे पास, डी एल, एक डी एल, मतलब ये दोनों बराबर हैं, एक ऐसे लिख दिया, एक एल डी हो गया, एक डी एल, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू डी एल, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो समीकरण 1 और 2 दे दिया, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर क्या होगा 2AD स्क्वायर प्लस ये क्या है डी सी और बी डी सी प्लस बी डी, ये मिलके क्या हो गया बी सी स्क्वायर हो गया हमारे पास। ये हमारे पास डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी प्लस डी सी हमें सिद्ध करना है, तो डी सी हम इधर ऐसे कैसे ले लेते हैं, और ये होगा 2LD DC और ये होगा 2BD DC, हमारे पास ये आ गया। तो हम इसे एक प्लस का है एक माइनस का, इसमें 2 कॉमन आ रहा है BD को, और BD कौन सी है, BD LD। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BL प्लस LD लिख सकते हैं। तो LD से उधर ये LD कट जाएगा, DC और DL, ये हमारे पास आ गया। इसी LC माइनस DC LD आ गया हमारे पास, तो ये कट जाएगा, DC से DC कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा इन प्लस DC स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये होगा दो DC स्क्वायर होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये आ गया। ये हमें सिद्ध करना था। अब हमारे पास अगली पर में एक ही त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटे हैं। तो देखो ये हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC, ये हमारे पास है, इसकी ये माध्यिका हो गई, एक ही ये हो गई। तो इसको ले लेते हैं F, इसको ले लेते हैं E, इसको ले लेते हैं G, मतलब ये 90 डिग्री पे काटे, ये 90 डिग्री, इसके फिर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और देखो 90 डिग्री हो गया। तो अब हम देखते हैं ये माध्यिका थी, तो ये 2:1 के रूप में होगी, तो ले लेते हैं हम इसे y ले लेते हैं, तो ये होगा 2y, ये बच गया y,
ये हुआ, इसको x ले लेते हैं, अगर 2x, ये हुआ x। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। मतलब ए बी सी, मतलब जो बीसी भुजा है उसका 5 गुना ए बी स्क्वायर इस भुजा के वर्ग के इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास ये त्रिभुज, देखो हमारे पास कोई त्रिभुज बी जी एफ, ये देखो समकोण त्रिभुज है। अब हम इसमें लिखेंगे 90 डिग्री का हमारे पास ये कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारे पास होता है कारण, हमारे पास होता है। तो ए बी स्क्वायर, ये क्या है, माध्यिका थी ना, तो इसका आधा होगा। तो ए बी बटे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास त्रिभुज ईजीसी, ईजीसी में भी हम ये लगा देंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। तो देखो ये हमारे पास AC का आधा है, तो AC स्क्वायर अपॉन, सीधा हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 4 ही आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 ही होता है, तो इसे हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। तो और अगर 2y का मतलब 4y स्क्वायर वर्ग करेंगे तो वो आ गया हमारे पास x स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। देखो 4y स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 5y स्क्वायर और ये हो गया 5x स्क्वायर। इधर है हमारे पास देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 4 अपॉन में आ गया, और ये आ गया देखो उधर 5 तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो देखो 5 तो इधर है, 4 हमारे पास इधर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है 5bc स्क्वायर, तो इसे इधर भेज देंगे हम, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 20 हो जाएगा। देखो 4 पंजो 20 हमारे पास आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बी सी स्क्वायर अपॉन 4, तो 20 से ये कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो सिद्ध करना था हमारे पास क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना था, ये आ गया है। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है सर्वांग क्षमता। क्या है, सर्वांग क्षमता, ये हमारे पास टॉपिक, मतलब सर्व अंग क्षमता, मतलब सभी अंग उसके समान हो। मतलब कोई भी हमारे पास दो त्रिभुज दे दिए, एक ये त्रिभुज दे दिया ए बी सी, एक ये हमारे पास त्रिभुज दे दिया पी क्यू आर। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समान हो, इसके सभी अंग समान हो, तो वो उसे कहते हैं हम सर्वांग क्षमता। तो देखेंगे किस प्रकार से, किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, सर्वांग क्षमता की 3 तरह से हम इसे कर सकते हैं। पहले तो आपको बता दूं सर्वांग क्षमता का चिन्ह क्या होता है। चिन्ह 2 बराबर का निशान ऊपर ऐसे एक चिन्ह होता है, ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह होता है। मतलब हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर सी, इस प्रकार से हम करेंगे। तो हम इसे किस प्रकार से हम सर्वांग क्षमता दर्शाते हैं। तो एक तो होता है जब दो भुजा समान हो और एक कोण समान हो। एक होता है जब तीनों भुजाएं समान हो। एक होता है जब दो कोण और एक भुजा समान हो। मतलब देखो साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड साइड, मतलब जब इस त्रिभुज की देखो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर होगी, ए बी पी एस की और बी सी एस आर के बराबर हो गई, तो ये हमारे पास आ गया। और कोण बराबर है तो ये एस रूल लग जाएगा। देखो कैसे, कोई भी त्रिभुज हमारे पास दे दी, उसमें
दो तो भुजा आपस में समान हो, एक कोण बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम। और अगला हमारा एस एस एस, मतलब एक त्रिभुज हो हमारे पास, दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज में आपस में सभी भुजाएं समान हो, तीनों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो, उसे कहते हैं हम भुजा 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 नियम। अगला हमारा भुजा कोण भुजा ना कोण भुजा कोण नियम। उसमें क्या होता है, दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो आपस में, उसे कहते हैं भुजा ना कोण भुजा कोण नियम, उसे कहते हैं। तो ये होता है हमारा सर्वांग क्षमता का टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है समरूपता, मतलब वो था सर्वांग क्षमता, उसमें सभी अंग समान, नाम से पता चल रहा है ये हमारा समरूप, मतलब समान रूप के जो हो उसे हम कहते हैं समरूपता। इसमें देखो हमारे पास क्या है कि उसी प्रकार से है कोण, तीनों कोण समान हो, उसमें था तीनों भुजा समान हो, इसमें है तीनों कोण हमारे पास समान हो। एक होता है दो भुजा समान हो, एक कोण हमारे पास इसमें समान हो, और एक होता है तीनों भुजा समान हो, ये हमारे पास होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, जैसे देखो ये हमारे पास हो गया ए मतलब कोण 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 नियम। तो ये त्रिभुज हो गए एक, ये त्रिभुज हो गए ए बी सी पी क्यू आर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें उसमें था कि वो सर्वांग होते हैं, भुजा बराबर हो जाए, इसमें अनुपात बराबर होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। कैसे देखो, पी क्यू, फिर पी क्यू अपोन में ए बी बराबर है पी आर अपोन में इसके ए सी बराबर है क्यू आर अपोन में बी सी। ये इस प्रकार से हमारे पास इसके अनुपात बराबर होंगे। ये था ए मतलब कौन 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 नियम है हमारे पास, ये था। देखो इसमें ये कोण P कोण A के बराबर है, कोण Q कोण B के बराबर है, कोण R कोण C के बराबर, तभी हमारे पास संभव है ये जो अनुपात इनका होगा। अगला हमारा भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण मतलब दो भुजा हमारे पास बराबर हो, एक कोण हमारे पास बराबर हो, तो क्या होगा, जैसे ये भुजा हमारे पास बराबर है, तो P Q अपोन ए बी और क्यू आर अपोन में बी सी, इसका अनुपात हमारे पास बराबर होगा। और कोण आर हमारे पास इसका बराबर है, कोण आर हमारे पास कोण, आपको बता दो सर्वांग क्षमता का तो ये चिन्ह था और इसका समरूप का ये चिन्ह है, मतलब जो बराबर नहीं आएगा, ऊपर ऊपर वाला ही हमारे पास आएगा। क्या कि इसमें तो उसमें था त्रिभुज दोनों समान बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं, इसमें क्या समरूप, समरूप भी हो सकते हैं। जो त्रिभुज सर्वांगसम होता है वो समरूप भी हो सकता है, जो त्रिभुज समरूप हो सकता है वो सर्वांगसम नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि समरूप त्रिभुज का भी सर्वांगसम हो सकते हैं। अगला हमारा भुजा 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 नियम। तो उसमें क्या होता है, तीनों भुजा तीनों आपस में बराबर होंगी, तो इसके तीनों कोण भी बराबर हो, भुजा बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगी आपस में, तो ये इस प्रकार से इनका अनुपात बराबर होगा, इसके कोण भी सभी बराबर होंगे, पी ए के क्यू बी के और सी ना आर सी के हमारे पास बराबर होंगे। तो ये हमारा सर्वांग क्षमता का टॉपिक, माध्यिका का टॉपिक और समरूप का टॉपिक खत्म होता है, मतलब त्रिभुज का टॉपिक हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारे पास कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए आप। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए चतुर्भुज का और उसके बाद वर्त का। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज का टॉपिक। जय हिंद जय भारत।